हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉसियस-बसौटी रिलेशन। तो ये क्लॉसियस-बसौटी इक्वेशंस हैं हम ड्राइव करेंगे और दो फिजिकल पैरामीटरों के बीच में रिलेशंस हमें ड्राइव करना होगा है। एक हमारा इम्पोर्टेंट रिलेशन है एल्फा इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन n k-1 अपॉन k+2, जहां एल्फा है हमारी पोलराइजेबिलिटी, एन ए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, के है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा एल्फा के रिलेशन कहलाता है और इस रिलेशन को हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। फायदा इसका ये होता है कि अगर हमें एल्फा ज्ञात है, पोलराइजेबिलिटी पता है और एन पता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लेते हैं के। क्वांटिटी दो तरीका की होती है। एक क्वांटिटी होती है हमारी माइक्रोस्कोपिक, एक होती है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स तो जनरली वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, कम वैल्यू रखते हैं, और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर वो होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। और जो हमारे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली फील्ड ऑफ परसेप्शन से महसूस कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी उन्हें हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पोलराइजेबिलिटी जो होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिकल पैरामीटर। ये हमारा होता है माइक्रोस्कोपिक, और ये हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्रोस्कोपिक फिजिकल पैरामीटर। तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटियों को अटैच करता है रिलेशन। क्या करता है, एक क्वांटिटी होती है माइक्रोस्कोपिक और एक होती है हमारी मैक्रोस्कोपिक। ये एन जो होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे, और एल्फा पोलराइजेबिलिटी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं थोड़ा सा आइडियाइड के बारे में बताना शुरू करूँगा कि हमारा एल्फा हम कैसे डिफाइन करते हैं, के को कैसे डिफाइन करते हैं, और फिर इस डेरिवेशन पर जाएंगे इसके पे, फिर इसका फ़ायदा देखेंगे कि इसका क्या हम एडवांटेज उठाते हैं, क्योंकि तीनों ही एस्पेक्टों पे हमें इसमें डिस्कशन करना है। रिलेशन का डेरिवेशन भी और सब फिजिकल पैरामीटरों का डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास में जनरली क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ई अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है पी, वो प्रोपोर्शनल होता है ई के। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने पर डाइपोल मोमेंट जो है वो बढ़ता है। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते रहते हैं उतना ही हमारा डाइपोल मोमेंट बढ़ता चला जाता है। तो हम यहाँ पे जब इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो पी जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है इक्वल टू एल्फा इंटू ई। तो एल्फा यहाँ पे जो हमारा कहलाता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी। जनरली हमारा जो यूज होता है यहाँ, वो हमारा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। वैसे तीन तरीका की होती है एल्फा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी प्लस एक होती है आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, और एक प्लस एक होती है हमारी ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। तो मैं इन तीनों पे डिस्कशन दूंगा एक वीडियो, इसके बाद इन तीनों पोलराइजेबिलिटियों पे ही डिस्कशन दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी से क्या मतलब है, आयोनिक से क्या मतलब है, ओरिएंटेशनल से क्या मतलब है, इस पर पूरा डिस्कशन दूंगा। एल्फा यहाँ पे जो कहलाती है वो हमारी तीनों का मिक्सचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, आयोनिक, ओरिएंटेशनल। तो ये तीनों तरीका की पोलराइजेबिलिटियों का सम होता है एल्फा, जिसे हम इस एल्फा को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, एल्फा इक्वल टू एल्फा ई प्लस एल्फा आई प्लस एल्फा ओ। ये हमारी पोलराइजेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉनिक एल्फा ई, ये हमारी होगी एल्फा ई आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, और एल्फा होगी ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी।
इन दोनों के सम को, जो हमारे पास ये अल्फा ई और अल्फा ई होती हैं, इन दोनों के सम को हम अल्फा डी भी कहते हैं, डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी प्लस आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, इन दोनों का जो सम है दैट इज सेड टू बी डिफॉर्मेशन पोलराइजेबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम यही जानें कि हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें सब्सटेंस के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, और डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। तो क्या करें, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लें और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसे कैलकुलेट कर लें। उसके बाद अगर उन दोनों की वैल्यू की रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं E/E, तो हमारा अल्फा हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पोलराइजेबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चंस के पोलराइजेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा सब्सटेंस जो हमारा डाइपोल मोमेंट, जिसके ऊपर इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने में, तो कितना डाइपोल मोमेंट पैदा हुआ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वही उसका पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पोलराइजेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत माइनर वैल्यूज होती हैं इनकी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी या इन पोलराइजेबिलिटियों की ऑर्डर की बात करें तो ये 10⁻⁻40 के ऑर्डर के होते हैं। तो ये वैल्यू बहुत कम ऑर्डर की होती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, किस ऑर्डर की, 10⁻⁻14 के ऑर्डर की। तो ये हमें पता होनी चाहिए ये सब बातें। उसके बाद हम जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के, और फिर इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्या होता है कि अगर हमारा किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की परमिटिविटी एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, इन दोनों की रेशो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होती है। और कई बार इस के को हम एप्सिलॉन आर से भी दिखाते हैं, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी ही हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है। तो क्या करें, डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सब्सटेंस, जो भी हमने माध्यम ले रखा है उसकी परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इन दोनों की जो रेशो है वो हमारी के कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जनरली जो हमारे ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें के की वैल्यू ज़्यादातर सब्सटेंसों की 2 से लेकर 6 के बीच में होती है। ज़्यादातर सब्सटेंस की 2 से लेकर 6 के बीच ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक्स की होती है। कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वाटर भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अप्रॉक्स 80 के ऑर्डर का होता है, 80। और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये भी याद रखें, ऐसी सब बातें आप आइडिया रखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन में क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इन दोनों की रेशियो को हम या तो रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमने के डिफाइन कर लिया, ये हमने यहाँ अल्फा डिफाइन कर लिया। अब हम इस रिलेशन पर जानने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन हमारा कैसे आता है, क्या इसके फायदा उठते हैं और ये क्लॉसियस-मसूर की इक्वेशंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार क्वेश्चंस इस पे ग्रेजुएशन के लेवल पे कंपटीशंस में डेरिवेशन भी इसके आते हैं, कई बार पूछा जाता है इसका डेरिवेशन भी। तो हम सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे वो हम P कैलकुलेट करेंगे, इसी जनरल एक्सप्रेशन से चलेंगे। ये हमारा P जो एक्सप्रेशन है वो हमारा P है अल्फा इंटू E। एक हमारे पास होता है, एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशंस होता है मैक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E ही महसूस करे। कारण क्या होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं डाइपोल को, और जो हमारा इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पैदा होता है तो उससे पोलराइजेशन पैदा हो जाता है, और उस पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही अप्लाई होने लगता है मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं उसमें एम लगा देते हैं, एम, यहाँ भी एम लगा देते हैं। और इस EM का जो मतलब होता है वो होता है, EM यहाँ क्या कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द मॉलिक्यूल। मैक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E और EM सेम नहीं होते, बल्कि क्या होता है, EM और E में जो रिलेशंस होता है, एक मैक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी वैल्यू होती है E + P/3 एप्सिलॉन नॉट।
इसे लॉरेंज रिलेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी लॉरेंज रिलेशन। ये मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और पी हमारा पोलराइजेशन है। तो हमने अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई किया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ई से जो डायपोल मोमेंट पैदा हुआ और डायपोल मोमेंट से जो पोलराइजेशन पैदा हुआ, उसके कारण एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है पोलराइजेशन के कारण, और उसकी वैल्यू होती है P/3 ε0। तो ई तो हमने अप्लाई किया था, P/3 ε0 एवरेज तौर पे एक मॉलिक्यूल पर और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने लगा पोलराइजेशन के कारण। तो मॉलिक्यूल कितना फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा, E+P/3 ε0। इसका डेरिवेशन दूंगा किसी पर्टिकुलर लेक्चर में, यहाँ पे लेक्चर में इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। इसे लॉरेंज रिलेशंस कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन प्रोवाइड करता है। अप्लाई कितना किया, ई किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पैदा हुआ। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट से पोलराइजेशन पैदा हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई के कारण महसूस करेगा मॉलिक्यूल, और एक पोलराइजेशन के कारण P/3 ε0 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई होगा। इन दोनों का सम जो होगा वो मैक्रोस्कोपिक एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसे हम EM से डोट कर रहे हैं, और इस रिलेशंस को हम लॉरेंज रिलेशंस कहते हैं। यहाँ इस लेक्चर में मैं इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कभी किसी और लेक्चर में इसको ग्राइड भी करके बताऊंगा ये कैसे आता है। यहाँ उसके बाद हम क्या करें कि हमारा PM का मतलब जो हमारा डायपोल मोमेंट है एवरेज तौर पे एक मॉलिक्यूल के कारण, वो हमारा हो जाएगा α/EM। क्या किया, ये इसी रिलेशन को यूज किया है। इस रिलेशन में क्या कर दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई था तो डायपोल मोमेंट P था, और इलेक्ट्रिक फील्ड EM अप्लाई हुआ तो डायपोल मोमेंट PM से डोट कर दिया, और इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक एवरेज तौर से जो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल पे के कारण पैदा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, PM। ये हमारा वेक्टर पैरामीटर्स हैं दोनों। अल्फा हमारी स्केलर है, और स्केलर क्या है, अल्फा तो बेसिकली अगर आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो अल्फा बेसिकली टेंसर पैरामीटर है। 9 कंपोनेंट ये रखेगा। अल्फा के कंपोनेंट्स होंगे αxx, αxy, αxz, αyx, αyy, αyz, αzx, αzy, αzz। तो अल्फा कैसी क्वांटिटी है, 9 कंपोनेंट रखने वाली क्वांटिटी है। 3 स्क्वायर इसके कंपोनेंट होते हैं, 9 कंपोनेंट। तो ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, ये टेंसर क्वांटिटी है। कौन कौन से कंपोनेंट है 9 कंपोनेंट में, αxx, αxy, αxz और αyx, αyy, αyz, αzx, αzy और αzz। और यहाँ हमारा ये px हो जाएगा, यहाँ ex प्लस यहाँ ey कर देंगे, प्लस यहाँ ez कर देंगे। सिमिलरली यहाँ py हो जाएगा, यहाँ ex आ जाएगा साथ साथ, यहाँ प्लस में ey आ जाएगा, प्लस यहाँ ez आ जाएगा। इन रिलेशनों को भी इंपॉर्टेंट रिलेशन रखना, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, ये px है डायपोल मोमेंट अलोंग x डायरेक्शन, ex इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, ey इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, ez इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, αxx, αxy, αxz। यहाँ पे सिमिलरली करते चले जाओ, αyx ex प्लस αyey प्लस αyz ez। यहाँ पे सिमिलरली ले जाओ, αzx ex प्लस αzy ey प्लस αzz। ये 9 कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कंपोनेंट आ गए। 9 कंपोनेंटों को अब लिख देंगे 3 स्क्वायर कंपोनेंट। 3 तो हो जाएगी उनकी, 3 का मतलब जो होगा वो होगा उसकी डायमेंशन, और 2 का मतलब होगा रैंक। तो ये कैसी क्वांटिटी है अल्फा, ये रैंक 2 का टेंसर क्वांटिटी है, रैंक 2 टेंसर क्वांटिटी। उसके बाद बच्चों हम क्या करें
कि जो हमारे पास पोलराइजेशन है उसकी डेफिनेशन पे जाए। पी कैसे डिफाइन करते हैं? पी को डिफाइन करेंगे पी इक्वल टू एन इंटू पी एम। ऐसा क्यों? इसका जो मतलब हुआ, अगर आप समझने का प्रयास करें तो एन पी एम अपॉन वी हो गया। समझें इस चीज को। स्मॉल एन को एन अपॉन वी लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन हो जाएगा हमारा एन अपॉन वी, और ये पी एम हो गया। क्योंकि टोटल डायपोल मोमेंट जो बनेगा एक का मॉलिक्यूल का है डायपोल मोमेंट पी एम, दोनों के कारण। किस किस के कारण? एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन के कारण पैदा हो गया है, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कंसीडर हैं। ये आप देख रहे हैं, एक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का सम। यहां पे पुट कर क्या कर देंगे? P इक्वल टू, तो यहाँ ये नेट डायपोल मोमेंट आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को पोलराइजेशन कहते हैं। तो P की डेफिनेशन ये है। मैंने पहले के लेक्चरों में भी आपको बताया है कि पोलराइजेशन क्या है? नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन P कहते हैं। तो यहां से P आ गया इक्वल टू N, और PM की जगह पे अल्फा इंटू EM लिख दें। यहां से ये N अल्फा, और EM को हम क्या रख सकते हैं बच्चों? E प्लस P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हर सिंबल का मतलब रखें। P यहां पे क्या बता रहा है? पोलराइजेशन वेक्टर है। E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। N यहां पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में, और अल्फा यहां पे क्या है? पोलराइजेबिलिटी है। अब हम चलते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? मैं एक लेक्चर में पढ़ाते समय आपको बताया था कि गॉस लॉ हमारा इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे निकालते हैं, उसे भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं आपको। बेसिकली डाइवर्जेंस ई जो हमारा होता है वो होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस ई को लिखते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड, रो हमारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों दो तरीका की, एक रो एफ और एक होती है हमारी रो बी। वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी और फ्री चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज द मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दैट इज रो एफ प्लस रो बी। चार्ज दो तरीका के होते हैं, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज के कारण जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसे रो एफ लिखते हैं, और जो बाउंड चार्ज के कारण होती है उसे रो बी करते हैं। और रो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों वो ऐड हो जाएंगी। रो हमारा हो जाएगा रो एफ प्लस रो बी। रो बी की वैल्यू हमें पता है, रो बी हमने डिराइव कर रखा है ऑलरेडी। फॉर्मूला इसका वो होता है माइनस डाइवर्जेंस पी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। रो एफ क्या है मैं यहाँ मेंशन किए दे रहा हूँ। रो एफ है हमारी फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो बी क्या है? वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो इसे वॉल्यूम फ्री चार्ज डेंसिटी कहते हैं या फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और रो बी है हमारी वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। इस रो बी की वैल्यू को इसमें पुट कर दें, ये रिलेशन हमारा बन जाता है डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। यहाँ पे रो बी को माइनस डाइवर्जेंस पी करें और इधर ले आए इस टर्म को, ये पूरा रिजल्ट बन जाएगा हमारा रो एफ। तो ये हमारा डाइवर्जेंस डी, इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, इसका टू लिखते हैं रो एफ। ये क्या है? ये गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। दिस इज सेड टू बी गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी को क्या बोलते हैं? डी इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डी जो हमारा है इस रिलेशन से आप देख रहे हैं, डी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी।
ये यही तो था एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, को तो डी कहा गया था। तो डी क्या है? एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और डी की और पी की डायमेंशन सेम होंगी। कोई बता सकता है क्लास में डी की डायमेंशन क्या होगी? क्या होगा इसका मात्रक? कोई बता सकता हो? हाँ जी, देखो डायमेंशन डाइवर्जेंस एक जो यूनिट है उसको कम कर देगा, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। तो ये 1 लेंथ की डायमेंशन रखेगा। यहाँ से क्या आएगा? 1 लेंथ, और यहाँ से डी आएगा। और रो एफ को किस में मीजर करोगे? कूलाम अपॉन मीटर क्यूब में। लेंथ को किस में लोगे? मीटर में। तो डी हमारा मीजर जो होगा वो किस में होगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर में। और पी किस में मीजर होगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर में। कंपटीशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन दोनों ये। डी और पी इनके मात्रक क्या होंगे? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और भी आसान अगर आपको बनाना है तो आप केवल इतना कर दो यहां से कि ये हमारा डाइवर्जेंस डी इंटू डी टो हो जाएगा, इधर ये रो एफ इंटू डी टो हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो डी टो एलिमेंट के साथ में, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से डी डॉट डी एस, और इधर जो रिजल्ट बन जाएगा वो बन जाएगा क्यू एफ। ये सरफेस इंटीग्रल, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? गॉस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म। ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कई बार कंपटीशंस में पूछता भी है। और अब डी का मात्रक कैसे निकालोगे? डी का मात्रक होगा कूलाम क्यू एफ का और इसका मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो कहीं से भी निकाल लो, क्या आएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। कूलाम की होगी एम्पियर इंटू टाइम, और अपॉन लेंथ स्क्वायर की एल स्क्वायर आ जाएगी, तो वहां से आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। ATL-2, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, और लेंथ की पावर -2। तो यहां से बच्चों जो हमारे लिए महत्वपूर्ण था, इसका तो हमें अब यूज नहीं करना इस रिजल्ट में। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। डी की जो जनरल डेफिनेशन होती है, डी हमारा होता है एप्सिलॉन ई। तो इस रिलेशन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। हम कहाँ से यूज कर रहे हैं? क्योंकि डी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहां से P निकाल लो। एप्सिलॉन की वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो यहां से पोलराइजेशन वेक्टर P निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। P बराबर K-1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। फिर से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, चाहूंगा मैं इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करो। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट एक ये है हमारा, जो इसे हम ब्रैकेट में क्लोज करना चाहूँगा सदा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है काफ़ी। एक इस रिजल्ट को जरूर ब्रैकेट में कवर करना चाहूँगा, ये भी एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और एक ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। इस रिजल्ट का फायदा क्या होगा कि अगर हम P निकालना चाहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, ई हमें दे रखा है, के दे रखा, तो पी सीधा कैलकुलेट हो जाएगा इस रिजल्ट से। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K-1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इसके फायदे क्या होंगे? इसके फायदे ये हैं कि अगर आपको पी पता, पोलराइजेशन, के पता है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। ई ज्ञात है, पी ज्ञात है, तो के ज्ञात हो जाएगा। और ई ज्ञात है और पी ज्ञात है, तो के ज्ञात हो जाएगा। तो दो फिजिकल पैरामीटर कोई से भी ज्ञात है, तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये पी रिलेशन हो गया। इस रिजल्ट को, जो ये इक्वेशन है दिस वन, इस पी की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पर पुट कर दो। पी की इस वैल्यू को क्या करें? यहां इस एक्सप्रेशन से लेके यहां पर पुट कर दें। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? K-1 एप्सिलॉन नॉट
ई इजकल टू एन एल्फा ई प्लस के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। पूरे एक्सप्रेशन से देखो, लेफ्ट में भी और राइट में भी ई सब में से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से ये ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा जब ई कैंसिल कर दोगे। तो ये रिजल्ट क्या बन गया, के माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इजकल टू एन एल्फा, ये एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो, तो यहाँ 1 प्लस के माइनस 1 अपॉन 3, तो ये वैल्यू आ गई हमारी के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट इजकल टू एन एल्फा 3 प्लस के माइनस 1 अपॉन 3। तो ये वैल्यू आ गई के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट इजकल टू एन एल्फा अपॉन 3 के प्लस 2। तो यहाँ से अल्फा आ गया सीधा हमारा 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन के माइनस 1 अपॉन के प्लस 2। तो अल्फा अब हमारी क्या आ गई, पोलराइजेबिलिटी, एन आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये अल्फा के एन रिलेशन कहलाता है, अल्फा के और एन। अगर हम देखें कि एन का ऑर्डर क्या होगा, एक ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करें कि हम इनके ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें। तो ऑर्डर कैलकुलेट करने में देखें कि सपोज किया हमने कोई एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है 2, अल्फा दे रखा है इन क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर माइनस 14, कहता है एन कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब आपको क्या करना रह गया, क्वेश्चन में फॉर्मूला आपके पास है, के दे रखा है, अल्फा दे रखा है, एन निकालना है। तो बहुत आसानी के साथ इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, एन इजकल टू, इस रिजल्ट में ये भी लिख सकते हैं, एन को इधर ले जाए, अल्फा को इधर ले आए, 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन अल्फा, के माइनस 1 कितना हो गया यहाँ से, के माइनस 1 आइए, क्योंकि आप इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, यही तो किया हमने। के माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, और ये कितना बन जाएगा, के प्लस 2 4। ये वैल्यू एन कितना कैलकुलेट हो जाएगा, एन इजकल टू 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू माइनस 12, अल्फा किस ऑर्डर का है, 10 की पावर माइनस 14 इंटू 1/4। तो यहाँ पे एन का अप्रॉक्स ऑर्डर हमें पता चल गया। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू ही कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ से, लेकिन अगर हम केवल ऑर्डर की बात करें, देखिए कोई कैलकुलेशन मेथड तो नहीं है। तो ये 3 और 4 का ऑर्डर तो अप्रॉक्स सेम ही है, इसको अप्रॉक्स 10 ले लें कुछ देर के लिए, 10 की पावर माइनस 11 यहाँ से बैठेगा और 14 यहाँ से पहुंच जाएगा, किस ऑर्डर का, 29 के आप अप्रोक्सीमेशन ऑर्डर आ रहा नहीं आ रहा, देखें कैलकुलेशन किस ऑर्डर का आया। किसी ने एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल दी इसकी, कैलकुलेटर से बताओ एन कितना मिला हमें,
6.615 28 माइनस नहीं प्लस आएगा, माइनस में तो आएगा ही नहीं, प्लस में आएगा। माइनस में तो हो ही नहीं सकते ना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 10 की पावर 28 का ऑर्डर आ रहा है। तो इससे समझ आया क्वेश्चन कैसे बना। यहाँ के और अल्फा दिए, एन पूछ लिया। अब ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है एन और अल्फा दे और के पूछ ले, हो सकता है अल्फा एन और के दे अल्फा पूछ ले। लेकिन जब भी आप आंसर मार्क करें उसमें सदा याद करें कि जो के की वैल्यू है वो जनरली ज़्यादातर सब्सटेंसों के लिए 2 to 5 to 6 तक रेंज में रहती है, मेटल्स में इन्फिनिटी तक जाती है। उसके अलावा जो हमारे वाटर है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 के आसपास रहता है, 80-81 के आसपास। कुछ हमारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, हायर साइड्स भी होते हैं, ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन था और थोड़ा डिटेल डिस्कशन में इस पर दे रहा था क्लोजेस्ट मसोटी रिलेशंस पे। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं 2 चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, आयोनिक ओरिएंटेशन, इनके तीनों के एक्सप्रेशंस, और क्लोजेस्ट मसोटी रिलेशंस में सेल्फा की तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अप्लाइड प्रॉब्लम्स जो है इस पर कैसे आती हैं। एक ही अप्लाइड प्रॉब्लम मैंने इसमें ली है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की, लेकिन और थोड़े से टिपिकल टाइप क्वेश्चंस इस पर कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।